पार्टी लाइन से आप ऊपर उठ करके देखिए तो आप महसूस करेंगी कि जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। मोटे तौर पे अगर हर व्यक्ति से आप अकेले में बात करेंगी तो उसको स्वीकार करेगा कि अपराधी या तो यूपी से भाग गया है, या तो अपराध बंद कर दिया है, या तो वो जेल में है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। 7 सालों में ये बदलाव यूपी में हो रहा है। बिल्कुल यूपी में हो रहा है। यूपी में योगी जी ने जो जो कहा है वो किया है। जो अपराधी थे उनके खिलाफ सालों कार्रवाई नहीं होती थी और अब तत्काल कार्रवाई होती है। अगर किसी महिला के साथ रेप होता है या उससे छेड़खानी भी होती है, वो अगर भगता है इधर उधर, तो उसका मकान हो, दुकान हो, बुलडोज़र से गिराया जाता है। अब उसको आप लॉ के फ्रेम में देखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आप भी कह सकती हैं और मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर सिस्टम के फ्रेम में देखेंगी तो इससे पूरी सोसाइटी को एक मैसेज जाता है कि अगर आप अपराध करेंगी तो आपको इसका दुष्परिणाम आप और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। और ये थॉट, ये पटकथा उत्तर प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश हुई है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान। आप यहीं से हैं बरेली? जी, रायबरेली। सॉरी, आपको क्या लगता है कि रायबरेली में सोनिया गांधी के जाने से राज्यसभा कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। यहाँ की जनता एक्चुअली बहुत मैडम निराश हो चुकी है। निराश इसलिए हो गई कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दे करके वो राज्यसभा गई हैं। तो अगर स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है तो आप लोग मीडिया से हैं, आपको खुद अनुभव होगा कि वो टॉप लेवल पे रोज़ मीटिंग कर रही हैं। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वहाँ भी उनको मीटिंग नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इमोशनली उनसे जुड़े हुए थे। रायबरेली को उन्होंने हर्ट किया है। या तो वो राजनीति से पूरी तरह हट जाती, अब वो बैक डोर से राज्यसभा पहुंच जाती हैं, मीटिंग लेती हैं, लेकिन रायबरेली में जो है वो स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दे करके यहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ की जनता इमोशनली उनसे अटैचमेंट रहा है, गांधी परिवार से। यहाँ कभी कांग्रेस नहीं जीती है, आप ये जान लीजिए। यहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं जीती है, यहाँ पे जीता है गांधी परिवार। लोग और कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ वोट नहीं दिला पाता है। यहाँ की जनता खुद गांधी परिवार के नाम पर वोट देती है। तो इसलिए लोग यहाँ पर इमोशनली अटैच थे उनसे, और इमोशनली लोग बड़ा हर्ट हुए हैं उनके जाने से। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात रही, जो ये इंडिया गठबंधन है, आप पूरे सिनारियो को देखिए तो इंडिया गठबंधन में कहीं वो किसी आपस में ही खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं वो आपस में जो है साथ में लड़ रहे हैं। उन्होंने इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है कि वो जनता को तो नहीं फ्यूज़ कर पाए, लेकिन उस कन्फ्यूज़न से वो खुद फ्यूज़ हो गए। अगर एक उनकी कोई नीति होती, आप मीडिया से हैं, आप मुझको ये बताइए कि उनके विषय में आपको क्या समझ में आ रहा। हम तो एज ए लॉयर भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो यहाँ जज और मजिस्ट्रेट को सबको समझा लेते हैं, लेकिन उनको मैं ना समझ पाया हूँ ना उनकी नीति। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो हम समझा पाएंगे, क्योंकि जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता में कांग्रेस और टीएमसी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही है। वही टीएमसी के साथ जो है इंडिया गठबंधन भी बना है। पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरीके से इंडिया अलायंस आपस में ही कंफ्यूज है, 2024 में इसका असर होने वाला है? मैडम, फैक्ट ये है कि मोदी जी ने जो बात कही है कि 400 पार, उसका रीज़न सिर्फ ये है, वो जानते हैं कि ये पूरा गठबंधन कंफ्यूज है और अंत में चुनाव आते आते फ्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि वो दूरदर्शी व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं, तो उनको पता है कि इनको फ्यूज़ होना ही है। तो उन्होंने उसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि ये फ्यूज़ उड़ने वाला है, और आप देखिए धीरे धीरे पूरा फ्यूज़ उड़ता जा रहा है। भाई, जब वो आपस में क्लियर नहीं है तो हम, आप और जनता को क्या क्लियर करेंगे कि क्या हम। अभी आप देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उनके पास क्या है? जैसे पूरे आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए और ख़ास तौर पे यूपी देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पार्टी लाइन से आप ऊपर उठ करके देखिए तो आप महसूस करेंगी कि जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। हम लोग पार्टी लाइन के आधार पे बात कर सकते हैं, पार्टी के उस पे, लेकिन मोटे तौर पे अगर हर व्यक्ति से आप अकेले में बात करेंगी तो उसको स्वीकार करेगा कि अपराधी या तो यूपी से भाग गया है, या तो अपराध बंद कर दिया है, या तो वो जेल में है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। 7 सालों में ये बदलाव यूपी में हो रहा है। बिल्कुल यूपी में हो रहा है। यूपी में योगी जी ने जो जो कहा है वो किया है।
जो अपराधी थे उनके खिलाफ सालों कार्रवाई नहीं होती थी और अब तत्काल कार्रवाई होती है। अगर किसी महिला के साथ रेप होता है या उससे छेड़खानी भी होती है, वो अगर भगता है इधर उधर, तो उसका मकान हो, दुकान हो, बुलडोज़र से गिराया जाता है। अब उसको आप लॉ के फ्रेम में देखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आप भी कह सकती हैं और मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर सिस्टम के फ्रेम में देखेंगी तो इससे पूरी सोसाइटी को एक मैसेज जाता है कि अगर आप अपराध करेंगी तो आपको इसका दुष्परिणाम आप और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। और ये थॉट, ये पटकथा उत्तर प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश हुई है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा। वो चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जो भी उत्तर प्रदेश का अपराधी हो, सबको ये मैसेज पहुंच गया है। और आपने देखा भी होगा कि अपराधी अपराध करने से भय खा रहा, गले में तख्तियां लटका करके लोग थाने में सरेंडर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा इनकाउंटर हो जाए। इनकाउंटर हो भले ना, लेकिन एक सिस्टम ने भय पैदा कर दिया है कि या तो आप जेल में रहेंगे या तो आप सुधर जाएंगे। अच्छा, कई लोगों का यहाँ पे कहना है कि राम मंदिर बनने से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? राम मंदिर हो या हमारे यहाँ रायबरेली में मनसा देवी मंदिर है या कोई और धार्मिक स्थल हो, ये डिबेट ही बेमतलब है। इसलिए कि मंदिर नहीं, कोई भी, अगर हमारा न्यायालय भी कोई नया खुलेगा, तहसील भी नई खुलेगी, तो उसके आसपास जो लोग आते हैं उनके लिए हमेशा रोज़गार उपलब्ध रहता है। जैसे मंदिर के पास प्रसाद है या और मंदिर संबंधित चीज़ें हैं वो बिकना चालू होती हैं। कोर्ट कचहरी के पास जो है किताब, कापी, फाइलें बिकना चालू होती हैं। तो कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जब इस्टेब्लिश होता है और वो चालू होता है तो रोज़गार आता है। अब उस रोज़गार को, इस रोज़गार में वो पूरी डिबेट को डिरेल करने का प्रयास है। मंदिर एक ऐसा है कि मंदिर 500 सालों से ज़्यादा हर हिंदुस्तानी, तो चाहे विपक्ष पक्ष का हो चाहे विपक्ष, कोई बोल्डली ये कह दे कि मंदिर बनने से मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं मीडिया के में उसको चैलेंज करता हूँ। कोई आकर के कह दे कि मैं नहीं चाहता था कि मंदिर बने, मंदिर बना। अब उसको पूरी डिबेट को डिरेल करने के लिए आप बात विकास पे करेंगे। अगर आप आज हमसे इंटरव्यू तब ले पा रहे हैं जब आपको ये भय नहीं सता रहा कि हमारे साथ कोई होनी अनहोनी हो जाएगी, उसके लिए पूरे सिस्टम ही तो जिम्मेदार है। आपको सिस्टम पर भरोसा है ना कि मैं सेफ हूँ महिला होने के नाते, तो गरीब होने के नाते, महिला होने के नाते एक आम व्यक्ति, आज एक आम व्यक्ति से कोई अपराधी दबंगई बदमाशी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो दिख रहा है। खाली हम विरोध करने के लिए विरोध करें उसका कोई मतलब नहीं। और जैसे आप, उनकी कोई थॉट है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो किसानों के लिए करेंगे, आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आएंगे तो एजुकेशन पे ये करेंगे। अभी तक तो इनका कुछ इन्होंने कहीं पे अभी कुछ कहा कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। अभी तो स्थिति है कि आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ की मुद्दा भी क्लियर नहीं है, सीट भी क्लियर नहीं है, अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं है। इवन जहाँ आप रायबरेली में खड़ी हैं, फर्स्ट फेज़ का नामांकन का टाइम कल ख़त्म हो गया है और अभी रायबरेली और अमेठी का प्रत्याशी क्लियर नहीं है। तो ऐसा विपक्ष, भाई जनता को क्या, जनता उसको वोट करेगा ना जो जनता को सुविधा देगा। तो अभी जनता क्या तय करे भाई, जनता के पास मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी रायबरेली और अमेठी जैसी इंपॉर्टेंट सीट का प्रत्याशी क्लियर नहीं है। अभी आप ये सोचिए कि रायबरेली या अमेठी या जनता क्या करे। अभी इंडिया गठबंधन में आधे हिंदुस्तान के प्रत्याशी क्लियर नहीं है, तो क्या करेंगे वो। तो जनता, कुल मिलाकर के जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। विरोध करने के लिए कोई विरोध करे उसका एक अलग मैटर है, लेकिन जनता के पास एकमात्र ऑप्शन है मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। वो 400 पार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। 100% मोदी गवर्नमेंट बनाएंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद। कहाँ से आप? ये रायबरेली से। रायबरेली में क्या लगता है, बीजेपी ज़्यादा मजबूत है या कांग्रेस? रायबरेली में तो इस बार बीजेपी ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं मैडम। क्यों? वो इसलिए कि रायबरेली की जनता के लिए कांग्रेस ने किया नहीं हो, इस बात से ज़्यादा नाराज़ है कि सोनिया जी जो स्वास्थ्य कारणों से वहाँ से राज्यसभा चली गई और यहाँ से अभी तक उनका कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है। यही नहीं, लेकिन गांधी परिवार तो यहाँ पे कई पीढ़ियों से लगातार सांसदी करते आए, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, फिर भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं मैडम, विकास क्या, विकास जो फैक्ट्रियाँ लगी थी वो सारी की सारी बंद पड़ी हैं और इन 7 सालों का जो योगी जी का शासन रहा है
उसमें जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं लोगों को मिल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास की सुविधा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ये टॉयलेट वाली योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, तो इतना लाभार्थी वर्ग पैदा हो गया है कि लोगों की आशा जो है वो बीजेपी सरकार में दिखने लगी है। तो कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। अच्छा, 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कितना ज़्यादा काम किया उत्तर प्रदेश को लेकर के? कुछ असर दिख रहा है किसी खास क्षेत्र को लेकर के? नहीं मैडम, खास क्षेत्र क्या, सभी वर्गों में दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आज इस समय चारों तरफ से ले लीजिए सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव की जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं, आप कहीं किसी भी गांव में जाएंगी तो आपको सड़क अच्छी मिल जाएगी जाने वाली। और इस गवर्नमेंट से पहले हम लोग जैसे अपने गाँव से आते थे, मान लीजिए अभी इस समय शहर में रहें तो सड़कों की स्थिति बहुत बदतर थी।